नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह इसमें हम लोग लगभग अंग्रेजों ने जो बंगाल में अपनी कोठी स्थापित की, तो बंगाल पढ़ लेंगे हम लोग। दूसरे नंबर पर प्लासी भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें बक्सर के युद्ध भी पढ़ेंगे और टीपू सुल्तान भी पढ़ेंगे, हैदर अली मैसूर भी पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको आता ही आता है। तो इन 3 से 4 टॉपिक को कवर करेंगे इसी एक वीडियो में। प्रश्नों की जो संख्या होगी वह लगभग 60 से 70 के बीच होगी। इतने प्रश्न आपको कराए जाएंगे इस वीडियो में। अगर एक चीज मैं फिर बता दूं कि अगर हमारे वीडियोस का पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी अवेलेबल कराया जा रहा है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां आपको पीडीएफ का प्रोसेस भी बता दिया जाएगा कैसे आपको पीडीएफ प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आ जाइए। पहला प्रश्न, अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी कब बनाई थी? पहला प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा पहली कोठी बनाई गई थी वर्ष 1651 में। तो हमारा विकल्प जो है वो ए सही हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेज ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी 1651 में तो बनाई, परंतु किसकी अनुमति से बनाई? किसने आज्ञा दी थी? नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तो शाह सूजा, क्या नाम है? शाह सूजा। शाह सूजा की अनुमति से 1651 में बंगाल में अंग्रेजों के द्वारा पहली कोठी स्थापित की गई है। ठीक है, तो विकल्प दूसरा सही। तीसरा सवाल, किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को वार्षिक कर यानी टैक्स के बदले व्यापारिक छूट प्रदान की थी? कहा वार्षिक कर अगर दोगे तो चलो तुम व्यापार कर सकते हो। और वह व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछता है कि किसने शुरू किया था टैक्स वार्षिक कर लेता था और कहता था कि चलो व्यापार करो भाई। वह था फर्रुख सियर। क्या नाम था? फर्रुख सियर। बिल्कुल सुनते रहना है, बस आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो फर्रुख सियर ने कहा कि वार्षिक टैक्स दीजिएगा तो व्यापार करने देंगे, है ना? तो ए विकल्प सही है। चलिए, किस वर्ष अंग्रेजों को 3000 रुपया टैक्स के बदले व्यापारिक छूट प्रदान किया था? देखिए 4 सवाल यहां पर कंप्लीट हो गए हैं। पहला, पहली कोठी 1651 में शाह सूजा के अनुमति से, शाह सूजा के अनुमति से। और दूसरा प्रश्न जो था वह वार्षिक कर के बदले तो फर्रुख सियर ने अनुमति दी थी, लेकिन कब दी थी? वह ईस्वी था 1717, है ना? तो ये चारों प्रश्न आपको याद रखने हैं। किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की? पहले तो इसकी राजधानी ढाका थी बंगाल की, फिर क्या हुआ कि मुर्शिदाबाद इसने स्थानांतरित कर दी। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, नाम से ही आप पकड़ लेंगे। मुर्शीद कुली खां सोचा कि चलो भाई ये राजनीति से थोड़ा दूर रहा जाए और चला जाए मुर्शिदाबाद, बस ये मुर्शिदाबाद ले गया था। 2 ही बार बंगाल की राजधानी जो है वो स्थानांतरित हुई, एक पहला शासक और एक आखिरी। जब आप पढ़ेंगे मुर्शीद कुली खां से लेकर के फिर मीर कासिम मीर जाफर, है ना, आगे मैं बताऊंगा। तो 2 ही बार स्थानांतरण हुआ। आइए अब आते हैं कि बंगाल में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत यानी प्रारंभ किसने की थी? तो बंगाल में इजारेदारी प्रथा की जो प्रारंभ है वह किया गया था मुर्शीद कुली खां के द्वारा। किसके द्वारा? मुर्शीद कुली खां। यानी कि 6वें प्रश्न का एक आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बंगाल के किस शासक के समय अलीवर्दी खान ने विद्रोह किया था? देखिए अलीवर्दी खान विद्रोह किया था सरफराज खान जब था, उसी के समय अलीवर्दी खान ने सरफराज खान के समय ही विद्रोह किया था। चलिए, बंगाल के किस नवाब ने, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये सवाल, पूछता है कि बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की और कहा कि ये जो यूरोपीय हैं ये मधुमक्खी की तरह हैं, अगर इनको नहीं छेड़ोगे तब तो ये शहद देंगी, अगर नहीं छेड़ोगे तब तो ये शहद देंगी, और अगर इसको छेड़ोगे तो ये काट काट कर मार डालेंगी। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहने वाला अली वर्दी खां, नाम याद रखिएगा, अली वर्दी खां। ठीक है, चलिए 9वां सवाल यहां देखिएगा, विकल्प डी आपका सही विकल्प है ना। चलिए, अली वर्दी। सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया था, कब कर लिया था? तो सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार, और ये कहीं ना कहीं बड़ी घटना का बीजारोपण ये हुआ है, कासिम बाजार पर अधिकार। तो कासिम बाजार पर जब अधिकार किया था वो तारीख था 4 जून 1756। जी हाँ, 4 जून 1756। आगे आते हैं, देखिए ब्लैक होल त्रासदी या ब्लैक होल की घटना किस समय बंगाल का नवाब कौन था? ब्लैक होल की घटना घटी कब थी? पहले तो आपसे यही सवाल पूछ देगा। तो ब्लैक होल की जो घटना घटी थी वह 20 जून 1756 को। ब्लैक होल की घटना में जेड हालवेल नामक एक व्यक्ति का, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि ये मनगढ़ंत बोला है कि एक 10 फीट का कमरा था, उसमें 146 लोगों को बंद कर दिया था और सिराजुद्दौला, और जिसमें से अगले सुबह फिर खोला तो 23 लोग बचे थे, जिसमें मैं भी जिंदा था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये झूठी घटना है, 10 फीट के कमरे में कहां से 150 लोग घुस जाएंगे, है ना। कुछ सही भी मानते हैं। तो ब्लैक होल की घटना के समय कौन था? तो नाम याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए, किसने कोलकाता का नाम अलीनगर रखा था? तो यह भी सिराजुद्दौला ने ही रखा था। अब यह अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 को। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछता है 9 फरवरी 1757 को। किसके बीच हुई थी? तो यह रॉबर्ट क्लाइव था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से सिराजुद्दौला था। अलीनगर की संधि में जो 9 फरवरी 1757 को हुई, एक तरफ सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध में नवाब को किसने धोखा दिया था? सबसे पहले आप जान लीजिए, प्लासी के युद्ध की तारीख पूछता है। आपने ब्लैक होल की तारीख देख लिया था, तो ब्लैक होल की तारीख था 20 जून, है ना, 1756। 1 साल 3 दिन ऐड करोगे इसमें तो आएगा 23 जून 1757। तो यही घटना है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, और जिसमें मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को छला था, ठगा था, धोखा दिया था। मीर जाफर ये गद्दी की लालच में अपने देश से गद्दारी कर दिया मीर जाफर। ठीक है, चलिए, किस युद्ध के पश्चात अंग्रेज बंगाल में अपने साम्राज्य की नींव डालते हैं? तो आपने देखा कि कैसे मीर जाफर के विश्वासघात के कारण
सिराजुद्दौला मारा भी जाता है और उसके बाद अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी नींव डाली है, तो 1757। देखिए, किसे क्लाइव का गधा कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मीर जाफर ऐसा था कि गद्दी के लालच में अपने ही राजा का, यानी कि सिराजुद्दौला का के साथ विश्वासघात किया था, तो मीर जाफर को ही कहा जाता है। अपनी राजधानी मुंगेर मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित की। देखिए, पहले आपने देखा था कि मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को ढाका से राजधानी जो है वो परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद लाया। अब एक और आएगा नवाब जो मुर्शिदाबाद से ये कहेगा कि चलो इधर बहुत हंगामा है, दूर चलते हैं, तो ये होगा मीर कासिम। जाफर नहीं, जाफर के बाद वाला कासिम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा विकल्प यहां पर सी। चलिए, प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो कौन बना होगा, समझ ही गए हैं। जब भाई मीर जाफर छल किया, धोखा दिया, तो इसी को ही बनाया गया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों से किस स्थान पर संधि की थी? तो सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि आपको पता ही है, बता ही दिया, 9 फरवरी, है ना। मीर कासिम अपनी राजधानी, तो ये भी बता दिया, मुंगेर। प्लासी कहां स्थित है? प्लासी का युद्ध तो पढ़ रहे हैं, लेकिन प्लासी जान लीजिए बंगाल में है। देखिए, बंगाल के शासकों का सही कालक्रम क्या है? हमने शुरू से ही बताया था, और इनका सही कालक्रम जान लीजिए। मैं सबका नाम आपको बता दे रहा हूं। पहले होता है मुर्शीद कुली खां, ठीक है, एम लिख दे रहे हैं। फिर होता है सुजाउद्दीन, तो DIN लिख दे रहा हूं ऐसे याद करने के लिए, ठीक है। फिर आता है सरफराज, तो मैं लिख देता हूं SAR। फिर आता है अलीवर्दी खां, ठीक है, अलीवर्दी खां। फिर आता है सिराजुद्दौला, कौन आता है? जुदौलाज, तो जुदा लिख दे रहा हूं मैं। ए भाई कहां चले गए, मतलब, ठीक है। फिर हम लिख देते हैं जुदौला। फिर आता है जाफर, फिर आता है कासिम, है ना। फिर आ जाता है जाफर। तो यही सीक्वेंस आपसे खोज रहा है, ये नोट कर लीजिए। मुर्शीद कुली खां, फिर सुजाउद्दीन, फिर सरफराज, फिर अलीवर्दी खां, फिर सिराजुद्दौला, फिर जाफर, फिर कासिम। हमने इसको याद किया है। अगर आप वो भी ट्रिक नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। मैंने ट्रिक याद किया है, मुदीन सर अली जुदाफर सीम। एक शब्द ही बना दिया है, मुदीन सर अली जुदाफर सीम। मुदीन सर से मुंह से मुर्शीद को लिखा, तो पहला क्या होगा? मुर्शीद को लिखा। मुदीन, दीन से होगा सुजाउद्दीन, मुदीन, फिर होता है सर, मुदीन सर, तो मुदीन सर अली, चौथे पर अली, मुदीन सर अली। और उसके बाद जुदा फर सीम, जुदा से सिराजुद्दौला, फर से जाफर, सीम से कासिम, और फिर जाफर आ जाता है आखिरी में। तो यही तो है पूरा बंगाल का, मुदीन सर अली जुदाफर सीम। ऐसे अगर याद करोगे तो पूरा आपको याद भी हो जाएगा। चलो, मुर्शीद कुली खां का खां मूलतः था, मुर्शीद कुली खां जो था ना, यह एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। जी हाँ, ये क्या था? ब्राह्मण था, ठीक है। अब आते हैं बक्सर का युद्ध। देखिए, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 समाप्त हुआ है। बक्सर का युद्ध होगा 22 अक्टूबर 1764। डेट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है। चलिए, अगले सवाल, बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था नेतृत्व? तो बक्सर के युद्ध का नेतृत्व जो था वह हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो। देखिए,
आपको लग रहा होगा कि डिटेल में नहीं पढ़ा है प्लासी, तो डिटेल में मैं पूर्व में पढ़ाया हूँ प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर वो सारा वीडियो पढ़ा है, अगर देखना चाहो तो देख लो, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है अब मैं उसी को मेंस परीक्षा में आपको रिवीजन के तौर पर ये सारा चीज करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो बक्सर के युद्ध का जो नेतृत्व था वो हेक्टर मुनरो के द्वारा। चलिए अगले सवाल, इनमें से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की अनुशासित व आधुनिक सेना की विजय थी? देखिए आपने प्लासी का युद्ध देखा तो वो तो षड्यंत्र से जीता था, लेकिन बक्सर के युद्ध में इसने अपनी सेना का प्रदर्शन किया, तो ये बक्सर का युद्ध होगा, न कि प्लासी, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि तो 1765 12 अगस्त। दूसरी संधि, तो दूसरी संधि 16 अगस्त 1765। ठीक है, दूसरी संधि किसके बीच हुई थी? तो दूसरी संधि सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। किसके बीच? सुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। चलिए, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू हुआ? तो 1765। बच्चे बच्चे जानते हैं। इसको समाप्त किसने किया था? तो 72 में इसको समाप्त कर दिया गया था, और वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक है, बंगाल में द्वैध शासन तो बता ही दिया, 1772 में समाप्त कर दिया गया था। अब आइए, किसने 1766 में सैनिकों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया था? और ये भत्ता क्लाइव ने बंद किया, और इसके उपरांत ही श्वेत विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, तो क्लाइव ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, आ गया ना श्वेत विद्रोह। तो आपने अभी देखा कि 1766 में क्लाइव ने जो दोहरा भत्ता बंद किया था, उसी को लेकर के श्वेत विद्रोह हुआ था। तो ये पूछता है श्वेत विद्रोह कब हुआ था? किस संधि से बंगाल में द्वैध शासन लागू किया गया? बंगाल में द्वैध शासन 1765 इलाहाबाद में जो संधि हुई थी उसी से। बक्सर के युद्ध में कौन कौन मित्र थे? तो बक्सर के युद्ध में एक तो अवध का नवाब था, बंगाल का नवाब था और मुगल सम्राट, ये तीनों थे। क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता? तो इसमें प्लासी का युद्ध जीता था, ध्यान रखिएगा। अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था? जब अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हो रहा था तो उस समय अवध का नवाब था वाजिद अली शाह। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय था? अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय जो था वह था अवध। अवध जो था वो दुधारू गाय था। ठीक है, अब आते हैं मैसूर में। यहां से इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करिएगा। मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना वेंकट द्वितीय के समय किस वर्ष हुई? तो यह घटना है 1612 ईस्वी की। वाडियार राजवंश की स्थापना होती है वेंकट द्वितीय के समय। मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना। अब आते हैं कि मैसूर किसका भाग था? तो यह विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। किसका था? विजयनगर साम्राज्य का ही एक भाग था। चलिए, मैसूर के किस शासक ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो एक शासक था जिसका नाम था सीडी। क्या नाम था? सीडी। कहेंगे सीडी। सीडी मतलब चिक्का देवराज, है ना? चिक्का देवराज ने ही अंग्रेज की अधीनता स्वीकार की थी, सीडी ने। नंजराज और देवराज ये मंत्री थे। किसके मंत्री थे? तो ये चिक्का देवराज सीडी के मंत्री थे। नंजराज और देवराज, ये देवराज अलग, ये देवराज अलग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो नंजराज और देवराज ये दोनों चिक्का यानी सीडी थे, सीडी के मंत्री थे, चिक्का देवराज की। ठीक है, हैदर अली किस किस सेना में शामिल हुआ? तो देखिए, चिक्का देवराज के बाद ये दोनों नंजराज और देवराज का प्रकोप जारी हो गया। तो ये जो हैदर अली थे ना, यह नंजराज की सेना में शामिल हुए। नंजराज ही शासक बन गया था उस समय, तो इसी की सेना में शामिल होते हैं। अब आते हैं, हैदर अली का प्रकोप शुरू होगा। हैदर अली भी सबका सफाया कर देगा, नंजराज का खत्म कर देगा,
अपने आप गद्दी पर आएगा। 1722 में ये जन्म लेता है। कब जन्म लेता है? 1722 में। हैदर अली को देखा कि भाई ये अच्छा सैनिक है, कर्मठ और जुझारू है, इसको फौजदार बनाते हैं। डिंडीगुल किले का इसको फौजदार बना दिया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 1755 में इसको डिंडीगुल किले का फौजदार बना दिया जाता है। हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में ही किया। डिंडीगुल में ही इसने आधुनिक शस्त्रागार बनाया। हैदर अली पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। हैदर अली को मैसूर का शासक घोषित कर दिया जाता है। कब? ये 1761 में ये मैसूर का शासक बन जाता है। नंजराज का गया, अब समाप्त, अब ये स्वयं बन गया है। दक्कन में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला भारतीय शासक ये था एचडी, यानी कि एचडी फॉर हैदर। हैदर अली जो है यह दक्कन में यानी कि दक्षिण के क्षेत्र में अंग्रेजों को पराजित करने वाला पहला शासक बना है ये हैदर अली। चलिए, हैदर अली जन्म तो लेता है 1722 में, मृत्यु 1782 में। आप देख रहे हैं 60 साल में रिटायरमेंट की आयु है, 60 साल में ये मर गए। हैदर अली के बाद मैसूर का शासक बनता है उसका लड़का, जिसका नाम है टीपू सुल्तान। नाम तो सुना ही होगा, ठीक है, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को अशांत आत्मा कहा। टीपू सुल्तान को किसने कहा अशांत आत्मा? यही तो अगला सवाल है। इसका नाम है थॉमस मुनरो। थॉमस मुनरो ने कहा कि अरे ये तो अशांत आत्मा है। ये क्या है? अशांत आत्मा है, थॉमस मुनरो। टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1787 में। इसके पिता मरे हैं 82 में, 5 साल बाद 1787 में, है ना, ये बादशाह की उपाधि धारण किया है। चलिए, अब जो सवाल महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न आता है परीक्षा में अधिक संख्या में, वो ध्यान रखिएगा। 4 अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें 2 आप देखेंगे कि उसका पिता हैदर अली और 2 टीपू लड़ता है। ठीक है, दोनों चारों हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं मैसूर युद्ध से। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत जो होती है, देखिए 1761 में ये बन जाता है शासक। ठीक है, 6 साल बाद पहला युद्ध हो जाता है, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, 2 साल का युद्ध ये है, चलता है। और इस युद्ध को फिर समाप्त किया जाता है। तो एग्जाम में पूछता है हुआ कब था, तो 67 से 69। और इस युद्ध को समाप्त किस संधि से किया गया? तो ये मद्रास की संधि होती है, ध्यान रखिएगा, मद्रास की संधि से पहला युद्ध। किस युद्ध ने अंग्रेजों की अजयता को समाप्त कर दिया? अंग्रेज जीतते चले आ रहे थे, लेकिन प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में उनको हैदर अली ने झटका दे दिया। एक तरह से उनकी हार ही हुई। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से अंग्रेजों की जो अजयता थी, जो जीतते चले आ रहे थे, बक्सर जीता, प्लासी जीता, यहाँ टीपू सुल्तान रगड़ दिया, हैदर अली रगड़ दिया, टीपू नहीं, हैदर। अब आते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला 67 से 69 हुआ था, दूसरा जो होगा वो 80 से 84। पहला 2 साल चला था, दूसरा 4 साल का युद्ध। पहला युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त हुई थी, दूसरा युद्ध मंगलोर की संधि से समाप्त होगी। तो यहां भी प्रश्न आएगा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन तो मंगलौर की संधि से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत, चलें आगे। 59वें प्रश्न, टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि आपने देख लिया था 87 में धारण की थी, कहां में? तो श्रीरंगपट्टनम में। अब आते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध। देखिए 2 युद्ध हुआ। अब टीपू सुल्तान के, अब आ जाएगा टीपू सुल्तान। अब इसके पिता का इंतकाल हुआ। टीपू सुल्तान के पिता जो है हैदर अली, यह अब मर जाता है।
यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरे युद्ध के दौरान ही हैदर अली को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं कुछ स्रोतों में कहा जाता है कि इसके पीठ में ट्यूमर हो गया, कैंसर की वजह से इसकी मृत्यु हुई थी। कुछ किताबों में जो जिक्र है कि युद्ध के दौरान ही लगा चोट और मर गया। तो दूसरा में मर जाता है। अब आ जाते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान आए हैं, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू होगा। तो आपने देखा कि पहला जो हुआ था वो 1767 से 69 हुआ था। ठीक है, 1767 से 69 2 साल चला। दूसरा जो था वो 80-84 4 साल चला। तीसरा में फिर टीपू सुल्तान आता है, फिर ये 2 साल का युद्ध होता है और 1790 से 92 चलता है। ठीक है, ये 2 साल का ये भी युद्ध होता है। जहां आपने देखा कि पहला मद्रास की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मैसूर की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा मैंगलोर की संधि से, और तीसरा जो होगा वो श्रीरंगपट्टम की संधि से समाप्त होगा। तीनों याद रखिएगा। अब चौथा जो 1799 में आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु भी हो जाती है, आखिरी वहीं हो जाता है समाप्त। अब आते हैं अहस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी। अहस्तक्षेप की नीति जो अपनाई थी वह जॉन सोर के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन सोर के द्वारा। देखिए, चौथा मैसूर युद्ध के बारे में पढ़ लीजिए। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो बता ही चुका हूं, 1799 में। और इसी युद्ध में टीपू सुल्तान भी मारा जाता है। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। कहां में हुई? तो इसकी मृत्यु जो हुई थी वह आपको पता ही है, कहां में है ना, श्री रंगपट्टनम आई। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद उसके परिवार को रखा गया था वेल्लौर में। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, ये पूछ देगा एग्जाम में, पूछ देगा। वेल्लौर में, याद रखिएगा, वेल्लौर में रखा गया था। टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का शासक कौन बना था? और ये प्रश्न तो पूछ भी दिया गया है मुख्य परीक्षा में। तो टीपू की मृत्यु के बाद मैसूर का जो शासक था, यह छोटा बालक वाडियार कृष्णराज, जी हाँ, कृष्णराज वाडियार को बना दिया गया। और ये आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल, 66 प्रश्न जो है वो टीपू सुल्तान से संबंधित हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपको यूनिक प्रश्न रखा हूँ इसमें कुछ, जो एग्जाम में ही आपको मिलता है ना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको छोटा सा पेमेंट करना होगा 99 का। लेकिन ध्यान रखिएगा, 99 के पेमेंट में आपको क्या क्या मिलेगा? सारे क्लासेस का पीडीएफ मिलेगा। इसके बाद एनसीईआरटी, कम से कम एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th का साइंस मिलेगा, ओरिजिनल वाला, एकदम एक एक लाइन का क्वेश्चन बना करके। तो ये आपको बड़ा फायदा हो जाता है एग्जाम में। तो चलिए अब वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।